हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपी आईसी भदौली बस्ती। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में कुछ पढ़े थे। टेंस की बेसिक जानकारी आपको दी गई थी। टेंस कितने प्रकार का होता है, या मूलतः इसके कितने रूप होते हैं और उसमें कितने खंड होते हैं। और आपको हमने बताया था सब्जेक्ट के बारे में, यानी कर्ता के बारे में, कर्ता और क्रिया के बारे में जानकारी दी गई थी पिछले वीडियो में। आज हम आपको टेंस का पहला भाग, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। देखें, यानी आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बच्चों यह सबसे पहला टेंस है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे के टेंसों को पढ़ने में आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान रेडी डाल करके आप लिखेंगे। इसकी सीधी सी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बच्चों को यहाँ ध्यान देना है कि क्रिया के अंत में ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी नाउन के अंत में ता है तो उसे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे। यह गलती कभी मत करिएगा। यानी इसकी पहचान है वाक्यांत में ता है, कामा ती है, ते हैं, ताहू वाक्यांत में क्रिया के साथ। यहाँ लिख दें, पहचान इसकी हो गई वाक्यांत में क्रिया के साथ यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ताहू लगा हो तो ही वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, जैसे एज रमेश खेलता है। यह जो आपका वाक्य रमेश खेलता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एक कर्ता रमेश है और इसमें क्रिया है खेलना, और खेलना में ता है लगा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वह बाजार जाता है। इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह बाजार जाता है, इसमें कर्ता हुआ है और जाना में ता है लगा हुआ है, इसलिए यह टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। किंतु एक और एग्जांपल देते हैं, कहा जाए यह मेरा छाता है। बच्चों देखिए, यहां भी ता है आया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है किसी क्रिया के साथ जब ता है लगा रहेगा तो ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आपका क्रिया केवल है, क्रिया के साथ कोई ता है नहीं लगा हुआ है। ये छाता आपका ऑलरेडी एक नाउन है, और नाउन के साथ जब ता लगा होगा, उसके साथ है लगा होगा, तो वो इंडेफिनिट टेंस नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे हम केवल जनरली प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब कोई पूछ ले ये मेरा छाता है अकाउंट टेंस, तो आप कहेंगे इट इज ओनली प्रेजेंट टेंस, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के जो चार भाग आपको बताए गए थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें से कोई टेंस नहीं है, यह केवल प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आप लोग समझ गए कि इसके अंत में ध्यान दें, ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, लेकिन क्रिया के साथ। अगर क्रिया के साथ ता है नहीं लगा होगा तो वह टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं माना जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसके अनुवाद का नियम देखें। अनुवाद का नियम, यानी यदि कोई हिंदी वाक्य मिल जाता है इस प्रकार का कि जिसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू लगा हो, तो उसे हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, यही हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इसके अनुवाद का जो नियम है वो ये है, दो प्रकार के नियम बनते हैं। एक तो होता है साधारण वाक्यों का अलग नियम होता है, और इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव में दूसरा फार्मूला अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम साधारण कथन के लिए देखें। साधारण कथन, इसमें होता क्या है, थर्ड कर्ता एक वचन,
थर्ड कर्ता एक वचन के साथ V1 प्लस यस या ईएस। ध्यान दें, यदि वाक्य में थर्ड कर्ता एक वचन हो तो उसकी क्रिया के साथ यस या यस जोड़ दिया जाता है। यह केवल साधारण कथन में होता है। दूसरी चीज, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ केवल V1 का प्रयोग होता है। यह इसका साधारण कथन का फार्मूला हो गया बच्चों। साधारण कथन का फार्मूला है थर्ड कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं तथा बाकी अन्य कर्ताओं के साथ यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ क्रिया का मूल रूप लिखते हैं। अब दूसरा इसका नियम देखें, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। प्रश्नवाचक या नकारात्मक का अलग फार्मूला है। इसमें करते क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ डच प्लस V1 और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ डू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों आपका हो गया सेकंड फार्मूला। यानी इसमें कुल दो फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला बनता है जब आपका वाक्य अफर्मेटिव होगा यानी साधारण वाक्य होगा तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देंगे। और अगर कर्ता आई होगा, वी होगा, यू होगा या थर्ड कर्ता बहुवचन होगा तो उसकी क्रिया का मूल रूप लिखा जाएगा, उसमें कोई यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। अब वही देखिए, जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य हो जाता है तो यहाँ नियम चेंज हो जाता है। यहाँ थर्ड कर्ता एक वचन के साथ डच सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ देखिए आई, वी, यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग करके क्रिया का मूल रूप लगाएंगे। बच्चों आपको मैं एक बार फिर से बता दें, कल हमने बताया था कर्ता तीन प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ एक होता है फर्स्ट कर्ता, एक होता है सेकंड कर्ता और एक होता है थर्ड कर्ता। कर्ता तीन प्रकार के, फर्स्ट कर्ता, सेकंड कर्ता और थर्ड कर्ता। फर्स्ट कर्ता में हमने आपको बताया था आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है। बच्चों थर्ड कर्ता में हमने दो ग्रुप बनाया है, एक है थर्ड कर्ता एक वचन और दूसरा है थर्ड कर्ता बहुवचन। थर्ड कर्ता एक वचन और थर्ड कर्ता बहुवचन, इतना तो समझ सकते हैं। थोड़ा सा अक्षर नहीं दिख रहा होगा। थर्ड कर्ता एक वचन और थर्ड कर्ता बहुवचन, ये हमने ग्रुप बनाया थर्ड कर्ता में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्ता तीन प्रकार के होते हैं अगर उसका वर्गीकरण करेंगे तो आपको कुल 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के कर्ता दिखाई देंगे, है ना। कुल मिला के आपको 5 प्रकार के कर्ता दिखाई देंगे। थर्ड कर्ता एक वचन, थर्ड कर्ता बहुवचन, ये थर्ड कर्ता का दो भाग हो जाएगा और फर्स्ट में दो है ही आई और वी, सेकंड में यू है। यानी हमें करना क्या है, जब हमें थर्ड कर्ता एक वचन मिलेगा केवल इसके साथ मुख्य क्रिया में यस ये जोड़ देना है, बाकी इन सब के साथ क्रिया में कोई भी यस यस नहीं जोड़ा जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। हमें इस वाक्य का अनुवाद करना बच्चों। तो सबसे पहले हम आपसे पूछे इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो हमने आपको कर्ता वाला वीडियो पहले ही बता दिया है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कर्ता क्या है तो आप कहेंगे वह, इसी के द्वारा तो कार्य हो रहा है, वह है। अब पूछा जाए इसमें क्रिया क्या है तो क्रिया है पढ़ता है। ध्यान देना, कर्ता वह है और क्रिया पढ़ता, यानी पढ़ना के लिए रीड होता है। अर्थात हमें इतना पता चल गया कि ये ता है, ती है, क्रिया के साथ लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा चीज़ पता चला इसमें कर्ता हुआ है। तीसरी चीज़ हमने पता किया कि इसमें क्रिया पढ़ना है यानी रीड है। अब हमें ये पता करना है कि इस वाक्य में मौजूद कर्ता किस कैटेगरी का है, यानी ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि आई भी तो होगा नहीं, वह की अंग्रेजी, यू भी नहीं होगा, वह की अंग्रेजी होता है ही। और आप जानते हैं
कि ही किस में आएगा, थर्ड कर्ता एक वचन में आएगा। अर्थात जब ये थर्ड कर्ता एक वचन होगा और ये वाक्य चूंकि अफर्मेटिव है, अर्थात ये ऊपर वाला फार्मूला इसमें लगाया जाएगा। ऊपर वाला फार्मूला लगाने के लिए थर्ड कर्ता एक वचन लिखने के बाद हमें क्रिया लिखना है। क्रिया इसमें होगा रीड। अब चूंकि ये थर्ड कर्ता एक वचन है, इसलिए रीड में यस बढ़ा दिया जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ही रीड्स। अब बच्चा क्या, ये बुक, यानी वह किताब पढ़ता है, इसके अंग्रेजी हो गया ही रीड्स ए बुक। अब इसी स्थान पर देखें, मैं अंग्रेजी लिखता हूं, मैं अंग्रेजी लिखता हूं। अब इसका जब अनुवाद आपको बनाना होगा, बिल्कुल यहाँ भी ऊपर वाला फार्मूला लगाया जाएगा, अर्थात हमें पहले कर्ता लिखना होगा आई। अब ध्यान दीजिए, आई, वी और यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ क्रिया का मूल रूप लगाया जाएगा। कोई यस है यस इसमें आपको नहीं लगाना होगा, यानी इसमें कर्ता हो गया आई, क्रिया लिखता हूं, अर्थात लिखना का मूल रूप हो जाएगा बच्चों राइट। क्रिया का मूल रूप हो गया राइट, आई राइट, और अंग्रेजी का अंग्रेजी इंग्लिश। उसी प्रकार अगर यहां मैं की जगह पर तुम होता तो भी हम लिखते यू राइट इंग्लिश। यहाँ कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई नाम होता, मोहन अंग्रेजी लिखता है, तो यहाँ मोहन लिख करके राइट में यस लग जाता। यहाँ यू होगा, अगर ध्यान दीजिए, अगर यू होगा तो यू के साथ भी क्रिया में कोई ऐसा यस नहीं लगाना होगा, तो आप लिखते यू राइट इंग्लिश। यानी ये क्लियर हो गया कि अगर आपका कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी यह चीज है, तो उसके क्रिया में यस यस जोड़ा जाएगा, और अगर ये थर्ड कर्ता नहीं है तो हमें यस यस नहीं जोड़ना होगा। कुछ और एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। कहा जा तुम साइकिल चलाते हो। अब उसमें देखिए कर्ता है यू, तो यू को कौन कर्ता कहेंगे, यू को सेकंड कर्ता कहेंगे। आपको यहाँ चार्ट हमने बना दिया है, तो यू के साथ आपने भी नियम लिखा है कि यू के साथ क्रिया में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, अर्थात चलाना के लिए जी राइड या ड्राइव, यहाँ राइड कर लें, यू राइड साइकिल का ये साइकिल, यू राइड ए साइकिल। अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन यानी थर्ड कर्ता एक वचन होता तो राइड में हम यस लगा देते। तो अब तो समझ गए होंगे कि केवल थर्ड कर्ता एक वचन के साथ क्रिया में ऐसे यस लगाना है, और अगर थर्ड कर्ता एक वचन नहीं है, आई है, वी है, यू है और थर्ड कर्ता बहुवचन है, तो उसके क्रिया में कुछ नहीं लगाएंगे। बच्चों आप बताओ, अगर किसी वाक्य में कर्ता डाग है, किसी वाक्य में कर्ता डाग है, तो क्या क्रिया में ऐसे यस लगेगा? तो आप कहिए कि डाग किस प्रकार का कर्ता होगा। फर्स्ट है, बिल्कुल नहीं है। सेकंड है, बिल्कुल नहीं है। हाँ थर्ड है, लेकिन थर्ड में दो भाग हैं, थर्ड कर्ता एक वचन और थर्ड कर्ता बहुवचन। तो डाग का मतलब होता है सिर्फ एक कुत्ता, तो यानी सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन एक वचन हुआ, अर्थात इसकी क्रिया में यस या यस लगेगा, यस या यस बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर यह होता डॉग्स, अगर वाक्य में कर्ता होता डॉग्स यानी कुत्ते, तो क्या उसके साथ भी यस यस लगाते? बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ यस यस नहीं लगता, अर्थात यहाँ में यस यस नहीं लगाते हैं। जब डॉग्स हो जाएगा, जब ये बहुवचन हो जाएगा, तो कोई यस यस नहीं लगाएंगे। ये तो बच्चों रहा साधारण वाक्य का फार्मूला। अब हम आपको निगेटिव का फार्मूला बताते हैं। लिखा है मोहन बाजार नहीं जाता है। मोहन बाजार नहीं जाता है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब जब उसमें नहीं शब्द आ जाए वो नेगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, क्या लगा करके, क्यों लगा करके, कब लगा करके, कैसे लगा करके, तो वो प्रश्नवाचक माना जाएगा। तो यह वाक्य नेगेटिव है, नेगेटिव में फार्मूला बदल जाता है इन कर्ताओं के साथ। थर्ड कर्ता एक वचन अगर करता है तो इसके साथ एक सहायक्रिया डज का प्रयोग हम करते हैं। थर्ड कर्ता एक वचन के साथ डज सहायक्रिया का प्रयोग करके क्रिया का मूल रूप लिखा जाता है, लेकिन इनके साथ आई, वी, यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ हम सहायक्रिया डू का प्रयोग करते हैं। इनके साथ हम डू सहायक्रिया का प्रयोग करते हैं। डू यानी थर्ड कर्ता एक वचन के साथ डज, आई, वी, यू और थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ क्रिया में कोई यस या यस नहीं लगाया जाना है, ध्यान रहे। अब इसी बात को अगर ट्रांसलेट करना हो, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो आप कर्ता लिखेंगे क्या? मोहन
अब आपसे पूछा जाए मोहन किस प्रकार का करता हुआ, तो आप यहाँ से देख लीजिए, क्या मोहन फर्स्ट करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई भी होता है फर्स्ट करता में। सेकंड करता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ यू है। थर्ड करता में एक वचन और बहुवचन है, तो मोहन का मतलब एक लड़का होगा या कई लड़के होंगे? एक लड़का होगा, यानी एक वचन हुआ। तो ऐसी अवस्था में हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ नॉट लगा देंगे। मोहन डज नॉट, और उसमें क्रिया हो जाएगा जाना, बचा क्या? टू मार्केट। मोहन डज नॉट गो टू मार्केट, यह आपका अनुवाद हो गया मोहन बाजार नहीं जाता है का। अगला देखें, तुम फल नहीं खरीदते हो। तुम फल नहीं खरीदते हो, इसमें अगर पूछा जाए करता क्या बच्चों, तो आप कहेंगे यू। बेशक इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, यू के साथ आपको सहायक क्रिया डू लगाना है या डज, तो एकदम क्लियर है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और थर्ड करता बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, तो आप यू के साथ डू का प्रयोग करके नॉट लगा देंगे, यू डू नॉट। इसमें क्रिया क्या है? खरीदना, और खरीदना क्रिया होता है बाई, तो यू डू नॉट बाई द फल का अंग्रेजी फ्रूट्स, FRUITS, यू डू नॉट बाई द फ्रूट्स। यानी इसमें अगर डू और डज लगाना आप जान गए तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना बहुत आसान होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। यानी तुम फल नहीं खरीदते हो, इसका अंग्रेजी बन गया यू डू नॉट बाई द फ्रूट्स। अगला देखें, लड़के गीत नहीं गाते हैं। लड़के गीत नहीं गाते हैं, अब इसका अनुवाद बनाना है तो हमें करना क्या है? सबसे पहले कर्ता खोजना है। कर्ता तो खोज लेंगे, कर्ता खोजने की विधि हमने बता दिया है कि जिसके द्वारा काम किया जाता है वही कर्ता होता है। तो इसमें काम किसके द्वारा हो रहा है? लड़के के द्वारा, तो ही तो कर्ता हुआ। तो ऐसे अवस्था में लिखेंगे कर्ता द बॉयज, द बॉयज। बॉय नहीं होगा बच्चों, द बॉयज, क्योंकि ये कई लड़के हैं, बहुवचन है, तो द बॉयज। अब जब ये बहुवचन हो गया तो इसे हम किस कैटेगरी में लाएंगे? थर्ड कर्ता बहुवचन में। तो थर्ड कर्ता बहुवचन होने के नाते सहायक क्रिया आपकी लग जाएगी डू नॉट। इसमें क्रिया है गाना, सिंग हो जाएगा, सिंग माने गाना, और गीत का हो जाएगा ए सॉन्ग। पूरा बन गया द बॉयज डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसी प्रकार देखें, अगर वाक्य में कर्ता आई होगा तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? बताइए। यदि वाक्य में कर्ता आई होगा तो आप सहायक क्रिया डू लगाएंगे। यदि वाक्य में कर्ता ही होगा तो सहायक क्रिया डज लगाएंगे। यदि वाक्य में कर्ता सी होगा तो भी सहायक क्रिया डज लगेगा। यदि वाक्य में कर्ता दे होगा तब क्या लगाएंगे? यदि वाक्य में कर्ता दे होगा THEY, तो दे के साथ भी तो आप लगाएंगे डू, क्योंकि दे बहुवचन हो गया। इतना समझ गए? अगर सहायक क्रिया लगाना समझ गए हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम इसके प्रश्नवाचक पर चलते हैं, कुछ प्रश्नवाचक का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। प्रश्नवाचक बच्चों दो प्रकार का होता है। एक ऐसा प्रश्नवाचक जिसमें क्या पहले लिखा होता है, और एक ऐसा प्रश्नवाचक जिसमें WH टाइप के जो शब्द होते हैं वो बीच में लिखे होते हैं। WH का मतलब व्हाट, वाई, वेयर, हु, व्हेन आदि, ये बीच में लिखे होते हैं। और कुछ प्रश्नवाचक ऐसे होते हैं जिसमें क्या पहले लिखा होता है। अब हम शुरू करते हैं पहले प्रकार से। क्या तुम फिल्म देखते हो? पहला एग्जाम्पल है क्या तुम फिल्म देखते हो। अब इसकी पहचान देखिए, देखना में ता लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, तो श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इसकी शुरुआत क्या से हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल हुई है। तो बच्चों, जब किसी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उस टेंस की सहायक क्रिया हम सबसे पहले लिख देते हैं कर्ता के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? पहले ये तो पता कर लो इसमें कर्ता क्या है। तो जब कर्ता पता करेंगे तो आपको कर्ता मिलेगा यू, इसमें यू करता है, और यू के साथ आप सहायक क्रिया लगाना जान ही गए हैं। यू के साथ क्या लगता है बच्चों? यहाँ देख लीजिए, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, थर्ड कर्ता बहुवचन के साथ डू लगता है, अर्थात हम सबसे पहले लिखेंगे डू। यानी जब क्या पहले होगा तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले हो जाएगी, यानी डू यू। क्रिया का मूल रूप देखना का सी,
और बचा क्या, फिल्म, डू यू सी द फिल्म, और अंत में प्रश्नवाचक। यानी इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है कि अगर क्या पहले है तो आपको सहायक क्रिया पहले लिख देना होगा। अगर थर्ड कर्ता एक वचन है तो डज सहायक क्रिया पहले लिख देना है, और अगर थर्ड कर्ता बहुवचन है तो डू लिख देना है। आई अगर करता है तो डू, वी होगा तब भी डू, यू होगा तब भी डू। सिर्फ इन 5 कर्ताओं के साथ ही आपको सहायक क्रिया लगानी है। इन 5 कर्ताओं के अलावा कोई छठवां कर्ता है ही नहीं, कोई छठवीं कैटेगरी बनी ही नहीं है। तो अगर इन्हीं 5 कर्ताओं के साथ आप सहायक क्रिया लगाना जान गए तो हमें नहीं लगता कोई समस्या आपको होगी। डू यू सी द फिल्म, अगला देखें, क्या सीमा नाचती है, क्या सीमा नाचती है। अब इसको बनाना तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम सीमा लिखेंगे, करता सीमा। अब सीमा किस प्रकार का करता है बच्चों, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, बताइए। सीमा किस प्रकार का करता, फर्स्ट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट में आई भी होता है। क्या सेकंड है, सेकंड भी नहीं है, क्योंकि सेकंड में यू होता है। अब बचा थर्ड, थर्ड में 2 भाग हैं, तो सीमा को एक वचन में रखोगे कि बहुवचन में, एक वचन में। तो जब एक वचन में रखोगे तो सहायक क्रिया इसकी हो जाएगी डज। डज पहले क्यों लगा, क्योंकि क्या पहले है। क्या सीमा नाचती है तो डज सीमा, और नाचना फिर हो जाएगा डांस। क्या सीमा नाचती है, इसका अनुवाद हो गया डज सीमा डांस, डज सीमा डांस। अगला वाला देखें, क्या क्या लड़कियां अंग्रेजी पढ़ती हैं, क्या लड़कियां अंग्रेजी पढ़ती हैं। इसे भी बनाना बच्चों बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले वही काम करिए, करता खोजिए। करता इसमें हो जाएगा द गर्ल्स, करता इसमें होगा द गर्ल्स। द गर्ल्स किस प्रकार का करता होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो आप कहेंगे ना फर्स्ट है ना सेकंड है, बल्कि द गर्ल्स इसी दोनों में से किसी में आएगा। तो जब इस दोनों में से किसी में आएगा तो निश्चित रूप से थर्ड कर्ता बहुवचन में आएगा। ये थर्ड कर्ता बहुवचन ही होगा, तो ऐसी अवस्था में सहायक क्रिया लगनी चाहिए डू। डू द गर्ल्स, क्रिया इसमें क्या है, रीड, और बचा क्या, इंग्लिश। पूरा वाक्य बन गया, डू द गर्ल्स रीड इंग्लिश। यानी अगर सहायक क्रिया लगाना जान गए हैं सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी। दूसरे प्रकार का वाक्य देखें, रमेश कहाँ रहता है, रमेश कहाँ रहता है। अब इसका अनुवाद बनाना है तो बच्चों जब इस प्रकार का वाक्य आ जाए कि जिसमें WH, जिसको हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, वो बीच में हो। देखिए ये कहाँ, इसकी अंग्रेजी वेयर होती है, ये बीच में है, तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अर्थात कहाँ की अंग्रेजी आपका हो जाएगा वेयर। कहाँ की अंग्रेजी वेयर हो गया। अब वेयर के बाद हमें सहायक क्रिया लिखना है, लेकिन सहायक क्रिया लिखने के लिए पहले कर्ता तो ढूंढें। इसमें कर्ता क्या होगा, रमेश। यहाँ रमेश लिख करके अब इसके पहले में सहायक क्रिया लिखना होगा, और रमेश के अनुसार आप सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू या डज, डज लगाएंगे, क्योंकि रमेश एक वचन है। तो वेयर डज रमेश, और क्रिया हो जाएगा रहना का लिव। कैसे नहीं आएगा, पढ़ोगे तो आएगा, कैसे नहीं। इतने सरल तरीके से अगर समझाया जाए तो भी नहीं समझ में आए, ऐसे हो ही नहीं सकता। वेयर डज रमेश लिव, रमेश कहाँ रहता है, इसका अनुवाद बन गया वेयर डज रमेश लिव। तुम रोज क्या खाते हो, तुम रोज क्या खाते हो, तुम रोज क्या खाते हो। आज इसको अनुवाद करने के लिए वही काम फिर करें। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को आगे लाइए। क्या की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट, क्या की अंग्रेजी व्हाट होगा। और व्हाट के बाद हमें करना क्या, सहायक क्रिया लगाना है। लेकिन सहायक क्रिया लगाने से पहले आप पहले कर्ता ढूंढ लीजिए। कर्ता इसमें है यू, तो यू के साथ सहायक क्रिया हो जाएगा डू। कोई शक नहीं, अभी आप यू के साथ डू लगा रहे थे, तो व्हाट डू यू, और क्रिया हो जाएगा खाना का ईट। समझे, अभी कुछ बचा डेली, व्हाट डू यू ईट डेली, व्हाट डू यू ईट डेली। उसी प्रकार जब यहाँ क्यों लिखा होगा तो यहाँ व्हाई हो जाएगा, कैसे लिखा होगा यहाँ तो यहाँ व्हेन हो जाएगा। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिखा होगा तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ले आएंगे। तो बच्चों समझ गए होंगे, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आई होगी। अब
इसमें थोड़ा सा अपवाद हम बता रहे हैं। इसमें एक अपवाद है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द डबल रोल में हो, वो कर्ता का भी काम करे लेकिन वह नेगेटिव ना हो, तो हम उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो ही हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। और ऐसे शब्दों में WHO यानी जिसको हु कहा जाता है, ये सबसे प्रमुख है। जैसे अगर मैं कहूँ स्कूल कौन जाता है, अब इस वाक्य के बारे में अगर पूछा जाए कि कैसा वाक्य, तो आप बेशक कहेंगे इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर हम पूछें कि इसमें कर्ता क्या है, तो आप कर्ता कहेंगे कौन है। जाने का काम यही तो कर रहा है, ये कौन है। और कौन ग्रामर से क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द भी है या डबल रोल में है बच्चों। हु शब्द डबल रोल में है, यह कर्ता भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है, लेकिन यह वाक्य नेगेटिव नहीं है। और जब किसी वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है तो बच्चों वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस होने के नाते चूंकि कर्ता के रूप में हु को देखा जा रहा है, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में नहीं देखेंगे इसे हम कर्ता के रूप में देखेंगे। तो ऐसी अवस्था में इसको हम सिंगुलर या प्लूरल मानते हुए क्रिया के साथ व्यवहार करेंगे। तो स्कूल कौन जाता है, इस है से पता चल रहा है कोई एक ही बंदा होगा, कोई एक ही व्यक्ति होगा। ऐसी अवस्था में इसकी क्रिया के साथ एस बढ़ जाएगा, तो हु गोज टू स्कूल। अब बच्चों ये प्रश्नवाचक तो है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक का नियम नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों नहीं लग रहा? तो आप कहेंगे इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द था वो कर्ता का भी काम कर रहा था। और जब किसी वाक्य में कर्ता पहले लिखा होता है तो हम उसे साधारण कथन या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इस वाक्य का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसा है, इसीलिए हमने इसमें डज का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर यही बात निगेटिव होता तो हम डू या डज लगाते। जैसे अंग्रेजी कौन नहीं जानता है, अंग्रेजी कौन नहीं जानता है, अंग्रेजी कौन नहीं जानता है। अब इसमें देखें यहां भी कर्ता हु है, लेकिन हु के साथ इसमें नहीं भी है। तो जब नहीं है तो नहीं के लिए आपको डू डज तो लगाना ही होगा। हु को सिंगुलर मानते हुए यहां भी हम डज का प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे, हु डज नॉट। और जानना के लिए हो जाएगा नो, हु डज नॉट नो। और अंग्रेजी का अंग्रेजी इंग्लिश, हु डज नॉट नो इंग्लिश। तो ये अपवाद था, इतना समझ गए होंगे। अब बच्चों इसी पर आधारित हम आपको 10 सेंटेंस दे रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए। यह 10 सेंटेंस ट्रांसलेट करके आप हम मेरे व्हाट्सएप नंबर 9919909080 पर चेक करा सकते हैं। तो हम मानेंगे कि आप यह टॉपिक समझ गए हैं। देखिए नंबर पहला वाक्य है, वह क्रिकेट खेलता है, मैं फिल्म नहीं देखता हूँ। नंबर 3 है, तुम क्यों सोते हो। नंबर 4 है, वह कहाँ रहते हैं, वह कहाँ रहते हैं। नंबर 5 है, राम क्या करता है, राम क्या करता है। नंबर 6वां है, तुम कैसे खेलते हो, तुम कैसे खेलते हो। नंबर 7वां है, राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं। राम और श्याम बाजार नहीं जाते हैं। 8वां है, क्या हुआ, सेब खाते हैं। 9वां है, राम को
कौन नहीं जानता है, राम को कौन नहीं जानता है। और 10वां है, तुम्हें कौन पढ़ाता है। बच्चों यह 10 वाक्य आप लोग हल कर लीजिए, और बिना किसी गलती के अगर हल कर लेते हैं तो हमें लगेगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समझ गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जल्दी ही हो सकता है तो कल ही बताएं। धन्यवाद।